नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल मीडिया में आप सबको फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसके लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व चिंता कर रहा है। वो विषय है हेल्थ। हर व्यक्ति आज हेल्थ के लिए चिंता कर रहा है, करने लगा है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपद है। आज भारत में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है? 2014 में के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद देश का हेल्थ केयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है और नॉर्मल हेल्थ कंडीशंस कैसे कैसे उसकी स्थिति क्या है। देखा जाए तो शुगर, ब्लड प्रेशर या कैंसर कहिए, ये सारा चीज़ें दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है और जो भोजन हम करते हैं और जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, ये सब उस पे डिपेंड करता है। आज हम सोचते हैं कि किडनी, जो कि मानव शरीर का एक सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, किडनी केयर कैसे किया जा सकता है और किडनी के लिए एक कॉमन मैन की क्या नॉलेज रहना चाहिए और किडनी को लेके कितना चिंतित है मानव समाज और भारत। आज इसके लिए हमने एक विशेष अतिथि हमारे साथ बुलाया है, डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता। अनूप गुप्ता जी, आपको स्वागत है उदय इंडिया डिजिटल मीडिया में। अनूप कुमार गुप्ता जी प्रोफेसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की सफदरजंग हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि एक कॉमन मैन वो किडनी के बारे में कुछ समझता नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप किडनी का विशेषज्ञ हैं, आप रोबोटिक सर्जरी करते हैं, आप किडनी में जो कैंसर होता है उसके लिए आप बहुत काम किए हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो देश का पहला रोबोटिक सर्जरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने ही किया है और किडनी केयर सोसाइटी का आप ऑनररी सेक्रेटरी भी है और आप किडनी ट्रांसप्लांट में भी बहुत आपका नाम है पूरा देश में और आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट भी है। आप बाहर में डॉक्टरेट भी किए हैं। तो हमारा दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे पता चलेगा एक आम आदमी को उसको किडनी में प्रॉब्लम आया है? सबसे पहले दीपक जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यारा नमस्कार। बहुत धन्यवाद मुझे इतने इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। और किडनी हमारे भारत हम बात करें तो किडनी की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं पिछले कुछ सालों से। आपने पूछा कि किडनी का बीमारी का कैसे पता लगे, तो किडनी क्योंकि हमारे शरीर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको एक्सक्रीट करने का काम करती है। यूरिन के रास्ते वो सारा बाहर आ जाता है। तो अगर किडनी में किसी भी तरह का कोई बीमारी हो जाती है तो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के लक्षण आते हैं। जी, वो लक्षण क्या है? अगर किडनी में पथरी बन जाती है तो पेशेंट को पेन होता है पेट में, उसको उल्टी आ सकती है, पेशाब में खून आ सकता है और पेशाब में जलन हो सकती है। अगर उसको कैंसर बन जाता है तो पेशाब में खून आना और पेट में दर्द होना, भूख कम लगना, वजन कम होना, इसके आम लक्षण है। अगर उसको किडनी फेलियर हो गया है तो पेशेंट के पूरे शरीर में सूजन आ जाना, पूरे बॉडी में सूजन आ जाना, उल्टी होना और पेशाब का मात्रा कम हो जाना, ये लक्षण है किडनी फेलियर के। इसके अलावा अगर किडनी में और कोई तरह का विकार पैदा हो गया है तो मेनली पेशेंट को पेन और पेशाब का आउटपुट कम हो जाना, ये सबसे कॉमन सिम्टम माने जाते हैं। जी जी, लेकिन एक इनिशियल इंडिकेशंस क्या है? ये तो आपने कहा लाटर स्टेज में जब एक उसका वो सीरियस होता है तब जाके सूजन आएगा या खून आएगा पेशाब में, लेकिन अगर किसी को होने लग जाता है बिगिनिंग स्टेज में कोई इंडिकेशन आता है क्या किडनी का? अगर पेशेंट की हम बात करते हैं, किडनी फेलियर की बात करें तो किडनी फेलियर में शुरुआत में पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम नहीं आता है। उसको ये पता लग सकता है कि इसे पेशाब में सपोज झाग आता है, तो वो डायबिटिक पेशेंट है तो झाग का मतलब है प्रोटीन लॉस हो रहा है। तो अगर किसी पेशेंट को लगता है कि मेरे पेशाब में झाग ज़्यादा आता है या जहाँ पर वो पेशाब करता है वहाँ चींटियाँ आ जाती हैं, तो उससे पता लगता है कि शुगर लॉस हो रहा है, तो ये एक लक्षण होता है कि किडनी का डिजीज शुरू हो गया है। इसके अलावा जैसे पेशाब में खून भी जो है शुरुआत में भी आ सकता है। अगर पेशाब में खून दिख रहा है उसको या पेशाब में जलन हो रहा है या पेशेंट को लगता है मेरे को बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है,
इसके अलावा दर्द भी जो होता है वो इनिशियल फेज में हो सकता है, तो ये अगर दर्द हो तो उसको इग्नोर ना करें और जरूर चेकअप अपना कराएं, तो बीमारी को हम सही टाइम पर डायग्नोस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे कहा जाता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को साल में 2 बार हम ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर के लिए करते हैं या सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। ऐसे किडनी के लिए भी साल में एक नॉर्मल हेल्दी आदमी भी कोई किडनी फंक्शन टेस्ट करना चाहिए क्या? साल में 1 बार या 2 बार आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, कोई हम बात करते हैं पेशेंट को कि आपको साल में 1 बार खून का टेस्ट होता है, वो कराएं, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, पेशाब का सुबह का सैंपल दें, तो यूरिन रूटीन और कल्चर बोलते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड पेट का होता है, तो पूरे पेट का और किडनी का वो असेसमेंट हो जाता है। तो साल में 1 बार अगर आप ये करा लेते हैं तो कोई भी प्रकार की बीमारी को हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर आपने कहा कि नॉर्मली हिंदुस्तान में किडनी में कैंसर की भी आजकल बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ने आ रहा है, तो हिंदुस्तान में ऐसे किडनी का बीमारी और किडनी कैंसर ये कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और उसकी क्या स्थिति है? भारत की क्या स्थिति है? क्योंकि आपने सफदरजंग हॉस्पिटल में है जहाँ पर बहुत लोग देश भर से आते हैं, तो स्थिति नॉर्मल क्या है? भारत की स्थिति क्या है? हम कहाँ पर खड़े हैं? जो किडनी कैंसर है भारत में भी काफी कॉमन पाया जाता है। पहले ये कहा जाता था कैंसर जो है इंडिया में इतना कॉमन नहीं है और ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी है, और कहा जाता था भारत में खाली इन्फेक्शन ही मिलता है, ट्यूबरकुलोसिस दूसरे का इन्फेक्शन मिलता है, बट अब ये बीमारी का स्पेक्ट्रम चेंज हो गया है। हम बात करें पिछले 3-4 दशकों से इन्फेक्शन का रेट कम हो रहा है लेकिन कैंसर का रेट बढ़ रहा है। ये कारण देखा जा रहा है कि हमारे एक तो इन्वायरमेंटल, जैसे आपने बताया शुरू में, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं हमारे, हम ज्यादा वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो खान पान में चेंज आ रहा है। आजकल हम ज्यादा प्रिजर्व फूड खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल और टोबैको पैक्ड फूड खाते हैं हम, अल्कोहल और टोबैको कंजप्शन बढ़ गया है। इसकी वजह से हमारे जेनेटिक चेंजेस भी आने लगे हैं। इसकी वजह से कैंसर भारत में काफी कॉमन हो गया किडनी का। पहले किडनी का कैंसर अगर हम बात करें कि इंसिडेंस जो था भारत का वो कम माना जाता था, क्योंकि उस समय इतने सारे टेस्ट भी नहीं होते थे पेशेंट के। आजकल टेस्ट भी ज्यादा होते हैं, और जैसा मैंने बताया कि वेस्टर्न इस कल्चर की वजह से भी बीमारी बढ़ रही है। तो इस समय किडनी कैंसर एक काफी बड़ी समस्या है भारत में। अगर हम समय पर इसका इलाज नहीं करते हैं तो बीमारी जो है पूरे शरीर में फैल सकती है। इसलिए सभी दर्शकों को सजग रहना चाहिए। कोई भी अगर सिम्टम मैंने अभी बताया है वो सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। उसका नंबर्स का भी कोई डॉक्टर साहब कोई आंकड़ा अपने पास है क्या कि अभी कितना परसेंटेज लोग इसमें अफेक्टेड है, और अगर किसी को किडनी कैंसर हुआ है तो उसको बचने का कितना चांस रहता है और उसका ट्रीटमेंट होने का क्या-क्या हमारे पास हिंदुस्तान में अवेलेबल है फैसिलिटीज? अगर हम कैंसर्स की बात करते हैं भारतवर्ष में, सबसे कॉमन कैंसर तो हम ओरल कैंसर की बात करते हैं, और मेल्स में उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रोस्टेट कैंसर आता है, गदूद का कैंसर। किडनी कैंसर इस समय भारत में चौथे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे भारत में भी और वर्ल्ड में भी, क्योंकि डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट, बट पहले इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मेल्स में चौथे नंबर पे किडनी कैंसर आता है। ओरल वाला कैंसर आता है पहले, उसके बाद प्रोस्टेट और लंग कैंसर, और फिर हमारा किडनी कैंसर आ जाता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी सबसे कॉमन कैंसर जो है वेस्टर्न कंट्रीज में वो प्रोस्टेट कैंसर माना जाता है। उसके बाद किडनी, उसके बाद लंग कैंसर और कोलोन कैंसर, और जो किडनी कैंसर है वो 5वें नंबर पे आता है वर्ल्ड में। तो इसलिए ये इतना कोई अनकॉमन कैंसर नहीं है। वर्ल्ड में भी और भारत में भी ये चौथे या 5वें पदार्थ पे पाए जाते हैं। जी, क्या डॉक्टर साहब हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो पेशेंट्स है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वो नॉर्मली सरकारी हॉस्पिटल्स में जाता है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे कैन नॉट अफोर्ड टू। सो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, स्टेट हेडक्वार्टर्स में हो या दिल्ली में हो, क्या उसका ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज अपने पास आज भारत में है या उसके इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और क्या-क्या उसमें आप सुझाव क्या देंगे इस सिस्टम को चेंज करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए? ये पिछले 7-8 सालों से हम देख रहे हैं कि भारत में जो हेल्थ केयर का स्टेटस है काफी इम्प्रूव हो गया है। अब ना सिर्फ मेट्रो सिटीज में बल्कि टायर 2, टायर 3 सिटीज में भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के भी जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें तो अच्छी सुविधाएं हैं ही। उसके अलावा भारत सरकार ये कर रही है कि जो स्टेट
डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं वहां पर भी कैंसर की सुविधाएं दे रहे हैं। तो इस समय आप ये कह सकते हैं कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में तो काफी बड़े सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। जैसे सफदरजंग की बात आप कर रहे थे, ऐसी सफदरजंग के अलावा एम्स आरएमएल है जहाँ पर आपको सुविधा मिल सकती है। लेकिन अगर आप दिल्ली के दूर चले जाएं तो वहां भी आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स को सरकार ने कैंसर इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिया है और उसमें और सुविधाएं दी जा रही है। तो पिछले 8 सालों से हम देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट काफी हुआ है। प्लस आयुष्मान भारत जब से स्कीम आई है उसमें 5 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, परिवार हैं, उनको सरकार ने कैंसर में भी इसको इंक्लूड कर दिया है। तो अब आप ना सिर्फ सरकारी में बल्कि प्राइवेट में भी जाके इलाज करा सकते हैं। तो सुविधाएं तो बढ़ रही हैं और इसको हम देखेंगे अगले 5 से 10 सालों में और जरूरत है बढ़ने की और बढ़ती जाएगी, क्योंकि भारत की जनसंख्या काफी बड़ी है और उसका दायरा भी और हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हालात पहले से बेटर हैं और हमें और इसी तरह से काम करते रहना पड़ेगा ताकि ये स्कोप जो है, जो फैसिलिटीज हैं और पेशेंट्स को भी मिलती जाए। डॉक्टर साहब, ऐसा बहुत सारा पेशेंट्स आपके पास आ रहे होंगे जो पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट करने का जरूरत पड़ता है और हमने सुना है कि किडनी ट्रांसप्लांट में भारत में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि मीडिया जगत में आए दिन आपका नाम आता है, हर चैनल में आप आता है। आप हमको बताइए, अगर किसी पेशेंट्स की किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है तो उसको लीगल प्रोसीजर्स क्या फॉलो करना पड़ता है, मेडिकल प्रोसीजर्स क्या फॉलो करना पड़ता है और कौन उसको किडनी दे सकता है? भारतवर्ष में किडनी फेलियर की समस्या बड़ी ही एक विकराल समस्या है। अगर हम बात करें वो पेशेंट को ट्रांसप्लांट साल में चाहिए तो हर साल भारत में 2 लाख लोग जुड़ जाते हैं जिनको ट्रांसप्लांट किडनी का चाहिए होता है। लेकिन हमें मिलता कितना है? 5 से 10 हजार, यानी हर साल 1,90,000 पेशेंट वेटिंग लिस्ट पे जुड़ते जा रहे हैं। तो इसका इसी कारण से क्या होता है कि कई पेशेंट डायलिसिस कराते कराते और वेट करते करते इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। तो इसलिए समस्या बड़ी विकराल है। इसके लिए भारत सरकार ने काफी कदम उठाए और इसके लिए भारत सरकार ने नोटो का गठन किया, जो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो सदर अस्पताल के अंदर ही लोकेटेड है। इसका काम था कि हम कैडेवर ट्रांसप्लांट को बढ़ावा दें। तो पहली बात तो ये कि जिन पेशेंट के बाद अपना लाइव डोनर नहीं है, कौन कौन किडनी दे सकता है, जैसे आपने पूछा, तो लॉ के हिसाब से जो आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है वो तो दे ही सकता है, जिसमें आपके माँ बाप, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन और वाइफ, ये तो आपके फर्स्ट डिग्री में आते हैं। जो सेकंड डिग्री है वो इसके और जितने रिश्तेदार सब सेकंड डिग्री में आ जाएंगे। उसके लिए आपको फिर लॉ काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए और वो हमेशा लव एंड अफेक्शन से ही कोई किडनी दे तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी भी है, नहीं तो फिर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है। आप देखते हैं स्कैम्स आते हैं और लोग किडनी खरीदना चाहते हैं, वो सब सरकार रोकना चाहती है। लेकिन अगर हम बात करें कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका डॉक्टर साहब प्रोटोकॉल क्या है? आपने जैसे, क्योंकि आप सरकारी हॉस्पिटल में है और बहुत जो रिच आदमी होता है वो हमेशा नॉर्मली, कोई गरीब आदमी, हमने कई बार देखते हैं खबरें आता है कि वो किडनी बेच रहा होगा गरीब आदमी, तो प्रोटोकॉल क्या रहता है? आप नॉर्मल क्या प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं? तो कोई दे रहा है किडनी और जो पेशेंट को लग रहा है, एंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स? तो हमारे जो भारत सरकार का लॉ है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, ये हम उस लॉ के अंतर्गत सारा एक्टिविटीज होती हैं। इसको रिवाइज किया गया 2014 के अंदर और इस लॉ के हिसाब से हम लोग सारी प्रक्रिया करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट आता है जिसको ट्रांसप्लांट कराना है, उसके सारे टेस्ट होते हैं पहले कि उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है कि नहीं। उसके बाद वो जिस डोनर को लेके आता है उसका भी पूरा चेकअप होता है कि क्या वो किडनी दे सकता है कि नहीं, क्योंकि ये ना हो कि वो अपनी किडनी दे दे और उसके बाद में उसको प्रॉब्लम हो जाए। तो ये हम जरूर देखते हैं कि पेशेंट जो किडनी देने आना चाहता है उसको खुद नुकसान ना हो जाए किडनी देने से, ये बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, फिर जो आपने पूछा कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ के हिसाब से, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये प्रमाण किया जाता है कि ये इसका जो फर्स्ट रिलेटिव है, इसकी माँ है, बहन है या वाइफ है, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है डिफरेंट साइट्स के साथ। उसके अलावा और बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाई जाती है। उस डॉक्यूमेंट्स के बाद हम जो नियर पेशेंट होते हैं, नियर रिलेटिव पेशेंट का HLA टाइपिंग भी करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अगर किसी का रिलेटिव अगर देने का लायक नहीं हुआ, सपोज नहीं दे पाया, क्या कोई पेशेंट सपोज वॉलंटियरली, कोई बहुत आजकल सेवक होते हैं ऑर्गन डोनेशन करते हैं, कोई देना चाहे, उसके लिए कोई बाधाएं भी आता है क्या? नहीं, अगर देखिए कोई अपने स्वेच्छा से किडनी डोनेट करना चाहता है तो लॉ में इसका प्रावधान है।
जिसको हम बोलते हैं लाइव अनरिलेटेड डोनर। उसमें हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि वो जो किडनी दे रहे हैं वो अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं और लव और अफेक्शन से दे रहे हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कमिटी की वो उसको जो देना चाहता है उसको जानता है, अच्छे से जानता है, जिसको रेसिपिएंट को, उनके बीच में घनिष्ठता है, प्यार है और कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। ये देखने के लिए कमिटी सरकार ने लॉ के हिसाब से बनाई हुई है और उस हम भी उस कमेटी के सदस्य हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री में कमेटी बैठती है और हम लोग नेशनल लेवल पे हाँ जी इसका नाम बोलते हैं एपेक्स नेशनल एपलेट अथॉरिटी बोलते हैं उसको, जो कि पूरे भारतवर्ष से केस आते हैं रिजेक्ट होके वहां पर। तो उसमें हमारा काम यही होता है कि जो केस जेन्युइन है उसको हम कभी मना नहीं करते हैं, बट जिस केस में डाउट होता है कि ये इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उस पर डेफिनेटली उसको दोबारा से रीइन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब, आप सरकारी हॉस्पिटल में हैं और आपके पास पेशेंट्स को जिसको ऑपरेशन करना पड़ता है उसको कितने लंबे अरसे तक वेट करना पड़ता है? और मैं इसलिए ये सवाल आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप रोबोटिक सर्जरी में भी मास्टर है, भारत सरकार में आपने उस प्रावधान को शुरू किया है सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो ये रोबोटिक सर्जरी आने के बाद क्या फायदा हो रहा है पेशेंट्स को और क्या फायदा मिल रहा है? ये पेशेंट्स का जो वेटिंग लिस्ट होता है किसी भी सरकारी अस्पताल में नॉर्मली तो ज्यादा होता है, लेकिन अब भारत सरकार बड़े इसमें अच्छे पॉजिटिव कदम उठा रही है। अभी हाल ही में आपने सुना कि भारत सरकार ने दिल्ली के जो बड़े सरकारी अस्पताल है उसमें टाइमिंग्स बढ़ा दिया है एनेस्थीसिया का। अब हमारी सर्जरी 8 सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक चलेगी, पहले वो 9 से 4 बजे। तो एक तो टाइमिंग बढ़ा दिया। फिर आपने पूछा कि रोबोट आने से क्या फायदा हुआ, तो रोबोट आने से नॉर्मली हमारा वेटिंग लिस्ट 1 साल होता था। रोबोट से क्या होता है कि एक दिन में हम ज्यादा केस कर सकते हैं। अगर हम लैप्रोस्कोपी या ओपन से 2 केस करते हैं तो रोबोट से 4 केस हो जाता है, यानी कि हम डबल हो जाता है। डबल हो जाता है, तो वेटिंग लिस्ट हमारी कम हो जाती है। तो 1 साल से हम 6 महीने पे आ गए रोबोट आने से। और अब जैसे समय बढ़ रहा है, भारत सरकार कोशिश कर रही है कि और समय बढ़ा दे एक दिन में, तो और वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी, फिर हम 3 महीने पे आ जाएंगे। तो अगर 3 महीने तक आ जाते हैं तो ये रीजनेबल वेटिंग लिस्ट मानी जाती है। और तो सरकार यही प्रयासरत है कि 3 महीना या 1 महीने तक आ जाए, तो ताकि कोई गरीब मरीज ना इलाज ना मिलने की वजह से परेशान ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हो आंकड़ा 1 साल तक अगर कोई पेशेंट को वेट कर रहा है, हो सकता है उसका कैजुअलिटी तो बहुत ज्यादा हो रहा होगा पहले। जो मैंने आपको ये बताई, ये कंडीशंस भारत के डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मैंने बताई है। जो एक एवरेज मैंने आपको टाइम बताया, जो कि किस डिपार्टमेंट में 3 महीना भी हो सकता है, किसी में 6 महीने हो सकता है। लेकिन जो बहुत ओवरलोडेड डिपार्टमेंट है, जहाँ पर जिस सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो शायद अभी सभी भारत सरकार के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें नहीं होता है, तो टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ जाता है तो डेफिनेटली वो चिंता का विषय है। इसीलिए भारत सरकार ये सब कदम उठा रही है कि कहीं भी वेटिंग लिस्ट 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आइडियली तो 1 महीना होना चाहिए। आप सफदरजंग हॉस्पिटल में हैं, आपका वहाँ रोबोटिक्स जो मशीन रोबोटिक्स कब आया सफदरजंग हॉस्पिटल में? हमारे यहाँ रोबोटिक का जो इंस्टॉलेशन हुआ था वो उसको अब 4 साल हो गए हैं। और यानी नरेंद्र मोदी जी का सरकार में आया है। हाँ जी, ये डेफिनेटली ये अभी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनके सहयोग से ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला रोबोट यहाँ इंस्टॉल हुआ। और ये हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम लोग सभी मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाई, ये मेडिसिन, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ये जो अगर आप प्राइवेट में यूज करते हैं तो वहाँ पर 6 से 7 लाख का खर्चा आता है, बट हमारे यहाँ पर सरकार के हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी गरीब मरीजों को दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए वरदान है, क्योंकि कोई गरीब मरीज तो सोच भी नहीं सकता कि वो प्राइवेट में जाके 6-7 लाख का सर्जरी करा सकता है। वो हमारे अस्पताल में आके फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फायदा उठा रहा है। तो ये सारा इसका क्रेडिट जो है सरकार को जाता है कि उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा हेल्प किया सफदरजंग अस्पताल का, और मरीज इसका फायदा उठा रहा है। हम दर्शकों को कहेंगे, अगर किसी को किडनी का कोई मरीज है तो सफदरजंग अस्पताल अगर वो पहुंचे तो वहां उसको कम दाम में और अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। वहां अभी कोई दिक्कत है ही नहीं है। रोबोटिक फैसिलिटी सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में अवेलेबल है, ये कहना है डॉक्टर साहब आपका। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज भारत में किडनी केयर के लिए लेटेस्ट फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजीज क्या है? अभी हमारे पास क्या है? क्या हम दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की तरह इंडिया इज कैपेबल ऑफ फेसिंग द चैलेंज फॉर किडनी केयर?
देखिए किडनी हेल्थ के लिए जैसे आपने पूछा, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि क्या हम कर सकते हैं इससे इम्प्रूवमेंट हो जाए, ये सभी दर्शकों के लिए रहेगा। सबसे पहली बात है कि आपका जो ब्लड प्रेशर और शुगर, ये सबसे दो बड़ी हमारी एनिमी होते हैं किडनी के लिए। इन दोनों बीमारियों को आपको कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, क्योंकि ये सबसे कॉमन कारण होते हैं किडनी फेलियर के। नंबर 2, आपको अल्कोहल और टोबैको, इन दो चीजों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं से कैंसर भी बनता है और किडनी खराब भी होती है। नंबर 3, अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे, यानी कि आधा घंटा व्यायाम रोज करेंगे, पानी 2 से 3 लीटर रोज पिएंगे, इससे हमारे बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा रहता है, स्टोन बनने के चांस कम रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांस कम रहते हैं और बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। इसके अलावा आपको जो हमने बताया फ्रेश फ्रूट ज्यादा खाना है, जो प्रिजर्व फूड, पैकेट फूड कम खाएं, जंक फूड कम खाएं, और ये देखा गया है कि प्रिजर्वेटिव वाला फूड ज्यादा खाते हैं तो कैंसर ज्यादा बनने के चांस होते हैं। और आप ये कर सकते हैं कि अपना जैसे साल में एक बार चेकअप जरूर कराएं किडनी से रिलेटेड, जो हमने अभी बताया, इससे हम बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। नमक आपको कम खाना चाहिए और नॉन वेज और ड्राई फ्रूट्स को कम खाना चाहिए, इससे स्टोन ज्यादा बनते हैं। तो ये मैंने कुछ कॉमन आपको बताए, अगर हम फॉलो करते हैं तो किडनी हमारी अच्छी रह सकती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन आजकल फ्रूट्स भी केमिकलाइज्ड हो गया है, सारा फर्टिलाइजर उसमें भरा रहता है, और वेजिटेबल्स भी होता है, तो आदमी कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? ऑर्गेनिक वेजिटेबल और ऑर्गेनिक फ्रूट्स तो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 99% लोग हिंदुस्तान की ऑर्गेनिक फूड और वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो कहाँ जाएगा? उसको तो बीमारी होना है। इसके लिए हम यही सबको सलाह देते हैं कि जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं वो आपको सस्ते भी मिलेंगे और रेडली फ्रेश मिलेंगे, तो वो आप सीजनल फ्रूट्स को लें। और आजकल ऐसी बहुत सी सिंपल दवाइयां हैं, अगर आप पानी में इसको डुबो के दवाइयों में डाल देंगे तो सारे केमिकल्स को साफ कर देता है। तो आप वो यूज कर सकते हैं, जिससे सारे केमिकल्स जो उसके अंदर पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स लगे वो साफ हो जाते हैं। और अगर आप सीजनल फ्रूट्स को खाएंगे तो सस्ते भी पड़ेंगे आपको, तो ज्यादा फायदा भी देंगे। जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत मूल्यवान बात किडनी केयर के लिए रखा है। मैं फिर से सबको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि सफिशिएंट पानी पीना चाहिए किडनी केयर के लिए, फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगा मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, अल्कोहल और टोबैको से खास करके हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, और शुगर और ब्लड प्रेशर वो भी बराबर उसको चेक करना चाहिए किडनी का, अगर गुड हेल्थ आप चाहते हैं। एंड सबसे जो मूल्यवान बात है सोसाइटी के लिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑर्गन डोनेशन की बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब आप भी बहुत ऐसे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, तो हम दर्शक के थ्रू आप बता देते हैं कि जो ऑर्गन डोनेशन जो प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति समाज में ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए, ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, सो दैट, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट में भी ऑर्गन डोनेशन का एक बहुत बड़ी फायदा मिलता है, फैसिलिटीज मिलता है। और डॉक्टर साहब ने ये बताया कि 2 लाख किडनी हिंदुस्तान में जरूरत होता है, लेकिन 5 से 10 हजार किडनी मात्र मिल पाता है। तो ये अवेयरनेस जो ऑर्गन डोनेशन का, ये बढ़ना चाहिए। और किडनी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और किडनी कैंसर पूरे विश्व में 4था स्थान पर आज है हिंदुस्तान, खास करके मेल पेशेंट्स में, डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये सारे विषयों को ध्यान रखते हैं, और फिर से अगली बार हम दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। डॉक्टर अनूप गुप्ता, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा ऑडियंस को इतना अवेयरनेस किया, और आपने ये भी बताया किसी को अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, वो अगर सफदरजंग हॉस्पिटल में जाता है, उसको बिना पैसा का या कम दाम में बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। रोबोटिक सर्जरी वहां पर अवेलेबल है। धन्यवाद डॉक्टर अनूप गुप्ता। एंड हमारा सभी पाठकों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बी हेल्दी, बी सेफ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। वंदे मातरम।